पॉइंट नंबर 2 में आफ्टर आर्टिकल 246 ए में 246 ए में जब 1 के बाद सेकंड में क्या था, पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दी गई टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ प्लेस इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट। यहाँ हमने देखा कि इंटर स्टेट की जो ट्रांजेक्शन होगी वहाँ पे आईजीएसटी लगना है, तो उस आईजीएसटी के लॉ बनाने के लिए, आईजीएसटी लगाने के लिए, आईजीएसटी एक्ट बनाने की पावर जो है वो भी पार्लियामेंट को दे दी गई। तो 246A1 में हमने देखा कि वहां पे पावर पार्लियामेंट को भी दी गई सीजीएसटी के लिए, और स्टेट को भी दी गई एसजीएसटी एक्ट बनाने के लिए। और पॉइंट नंबर 2 में हमने देखा कि पार्लियामेंट को पावर दी गई, या हम कहें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई आईजीएसटी एक्ट बनाने के लिए। आईजीएसटी एक्ट बनेगा तो उसमें पावर होगी, तो उस पावर को यूज करके जो है वो आईजीएसटी लेवी हो सकेगा ट्रांजेक्शन पे। तो इसके बाद हम इसी को समराइज करेंगे। इसमें कहता है एक्सप्लेनेशन में, द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी क्लॉज 5 आर्टिकल 279A, इसको हम अभी सेपरेटली पढ़ेंगे तब हम इस पार्ट को कवर करेंगे। टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड फ्रॉम द जीएसटी काउंसिल। हम देखेंगे अभी जब हम ये वाला इसके रिलेवेंट सेक्शन करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे 279A आर्टिकल में जो है जीएसटी काउंसिल के लिए जो है वहाँ पे बदलाव करेंगे। अभी हम इसका सेक्शन अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा सेक्शन है इसका। जो हमने आर्टिकल 246A जो कवर किया उसको अगर हम दो पार्ट में बांटें तो पहले पार्ट में हम कहेंगे, सबसे पहली लाइन क्या थी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। 254 में कुछ इसके लिए जो एग्जिस्टिंग था इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो 246A में जो है 246 ओ सॉरी 246 में जो है ऐड करा गया आर्टिकल 246A। तो नॉट विथस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उसकी जो एग्जिस्टिंग पावर है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, उसके अलावा कोई पावर अलग से देने के लिए जो है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, कि वो जो कह रहा है वो वैसे का वैसा ही, और अलग से ये पावर और दी गई। तो पार्लियामेंट को क्या पावर दी गई थी, अगर इसको हम क्लोज करें अब, पार्लियामेंट और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब स्टेट को क्या पावर दी गई थी, ताकि वो लॉ बना सके, पावर टू मेक लॉ। लॉ बनाना मतलब एक्ट बना सकती है। तो एक्ट कौन सा बनाएगी, सीजीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा एक्ट बनाएगी, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करें तो वो सीजीएसटी एक्ट फॉर्म करेगी, राइट। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कौन सा एक्ट बनाएगी, एसजीएसटी एक्ट बनाएगी, राइट। विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए बनाएगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज बाय द यूनियन। यूनियन मतलब चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, उस केसेस में दोनों एक्ट लगाएंगी, दोनों अपने अपने लॉज में इस तरीके के प्रोविजन रखेगी ताकि उस ट्रांजेक्शन के ऊपर सीजीएसटी भी लग सके और एसजीएसटी भी लग सके। अब सेकेंड पार्ट में देखें तो सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि वहां पे जो पावर दी गई एक्सक्लूसिवली, टोटली पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई, टोटल पावर पार्लियामेंट को दी टू मेक लॉज। इसको ना साइलेंट कर दो क्योंकि इसमें कोई डिस्टर्बेंस हो रही है जिससे यहाँ ये आवाज आ रही है। सचिन इसको साइलेंट कर दो, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ सर। तो पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर दी गई टू मेक लॉ, तो कौन सा एक्ट बनाएंगे, ये आईजीएसटी एक्ट जो है फॉर्म करेंगे। इसके लिए पार्लियामेंट आईजीएसटी एक्ट बनाएगी ताकि उस ट्रांजैक्शन को जहाँ पे इंटर स्टेट, जहाँ पे इंटर स्टेट, आई थिंक इंटर और इंट्रा क्लियर है, पता होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हम उसको डिटेल में प्रोविजन जब हम सेक्शन 7 और सेक्शन 8 आईजीएसटी एक्ट का करेंगे वहां पे डिटेल में करेंगे, लेकिन रेफरेंस के लिए, ताकि ऐसा ना हो हम में से किसी को इसमें कंफ्यूजन हो कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है, हम उस हल्का सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कौन सी है और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कौन सी है। वैसे तो आई थिंक सबको पता ही होगा, फिर भी एक बार कोई ऐसा ना हो कि किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो हम अगर बात करें इंट्रा स्टेट की, इंट्रा स्टेट और एक होती है हमारी इंटर स्टेट। इंटर स्टेट में अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए, वैसे तो और भी एक्सटेंशन है इसकी, इसको जस्ट समझने के लिए, अभी तक के समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा दिल्ली में बैठा है, अगर कोई ट्रेडर दिल्ली में है, मिस्टर ए, अगर ये मान लेते हैं ये दिल्ली है, और ये अगर ट्रेडर ए जो है वो किसी को भी सप्लाई कर रहा है, जो कि किसी को भी सप्लाई कर रहा है जो कि दिल्ली में ही है, वो सेम स्टेट में ही है, तो हम उसको कहेंगे इंट्रा स्टेट। अगर वो सेम
बाउंड्री के अंदर ही है, उस स्टेट की बाउंड्री के अंदर ही है। मतलब बेसिकली अगर अभी हम लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए हम कह सकते हैं ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है। अभी दो ही पार्ट है। वैसे अभी जब हम डिटेल में जाएंगे, जब हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ लेंगे तो हम एक कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का नाम अभी लेना ठीक नहीं है, अगर लूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए अभी जस्ट हम दो ही प्लेयर की बात करेंगे, एक होगा सप्लायर और एक होगा रेसिपिएंट। तो अगर दोनों के दोनों पार्टी स्टेट के अंदर ही आ रहे हैं, स्टेट के अंदर ही कवर अप हो रहे हैं, तो वो जो ट्रांजेक्शन होगी ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन इंट्रा मानी जाएगी। अगर मान लेते हैं ये ट्रांजेक्शन ए जो हमारा सप्लायर है ये कोई भी सेल कर रहा है बाहर, दिल्ली से बाहर, मतलब स्टेट कोई भी हो सकता है, हमने एग्जांपल के लिए अपने दिल्ली स्टेट को कंसिडर किया। कोई भी स्टेट में मान लेते हैं ये हरियाणा में सप्लाई कर रहा है, तो ये हरियाणा में जो सप्लाई होगी वो हमारी बन जाएगी, इधर ले लेते हैं इसको। ये हरियाणा में सप्लाई कर रहा है, मान लो यूपी में सप्लाई कर रहा है, कोई भी अदर देन सेम स्टेट अगर सप्लाई होगी तो वो ट्रांजेक्शन हमारी इंटर स्टेट, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इसको जो हम सप्लाई कहते हैं जीएसटी के लैंग्वेज में, तो इंटर स्टेट सप्लाई उसको कहा जाएगा। ठीक है, आपको अगर किसी को, वैसे तो सबको पता ही होगा ये, फिर भी किसी को कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हमने इसको साथ में डिस्कस कर लिया। तो इसमें इंटर स्टेट के केस में क्या लगना था हमारा, इंटर स्टेट के केस में क्या लगना है हमारा, हमेशा सी प्लस एस लगता है, सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है। जब हम इंटर करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो हमारा आईजीएसटी लगता है, क्योंकि पावर, इसके लिए पावर किसके पास है, पार्लियामेंट ने पावर दी है आईजीएसटी इम्पोज करने के लिए। आईजी पावर बेसिकली पार्लियामेंट ने ये दी है कि इसके लिए लॉ बनाया जाए, और लॉ कहता है कि ऐसी ट्रांजेक्शन के ऊपर आईजीएसटी लगाया जाए। ऐसे ही पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है वो पावर देता है कि ऐसी ट्रांजेक्शन के ऊपर जो है सीजीएसटी लगाया जाए। और स्टेट ने इस तरीके का लॉ बनाया है अपने एसजीएसटी एक्ट में, हर स्टेट ने, कि अपनी अगर सेम स्टेट के अंदर कर रहा है, सेम स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उस केस में एसजीएसटी एक्ट उस पर्टिकुलर स्टेट का, कोई भी स्टेट उठा लो, उस स्टेट का एसजीएसटी एक्ट यही कहता है कि ऐसी ट्रांजेक्शन में जो है आप एसजीएसटी लगाओ। ठीक है, अब हमने आर्टिकल की रेफरेंस से जो है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो है एक बार डिस्कस कर लिया। तो हम सर दोबारा आते हैं, हाँ बताओ। सर अगर दिल्ली की कोई पार्टी है हम्म, और वो बाहर जाके कोई काम कर रही है, लाइक राजस्थान में उसने कोई वर्क किया है, हम्म, हम्म, दिल्ली की कोई पार्टी है और उसने राजस्थान में वर्क किया है, ठीक है, हम्म। बट उसने क्या करा है कि राजस्थान से ही सेल, मतलब सामान परचेज करा है, और जो इसकी इनवॉइस जनरेट हो रही है ये स्क्रीन में वैसे बता दो, वो स्क्रीन मत करो क्योंकि वो दिल्ली बात की हो रही है। हाँ ठीक है। पार्टी दिल्ली की है और राजस्थान में उसने कोई सामान परचेज करा है, हम्म। तो जो इनवॉइस जनरेट होगा उस पे आईजीएसटी लगेगा ना फिर। ऐसा होता है, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अभी हम जो है इसको डिटेल में नहीं ले रहे, अभी हम इसमें दो ही पार्ट हम्म। को डिस्कस कर रहे हैं, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट, कंफ्यूजन ना ठीक है। हो इसलिए। एक चीज और, एक थर्ड चीज और होती है इसके लिए, जिसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी अगर ओके। बात करी है तो मैं हल्का सा इसका नाम ले लेता हूँ, लेकिन इसको डिटेल में, इसके लिए आईजीएसटी एक्ट में अलग से प्रोविजन है, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। ये चार सेक्शन जो हैं इसी में ही गवर्न करते हैं कि कौन से केसेस में जो है हमारे को कौन सा टैक्स लगना है। लेकिन अभी कंफ्यूजन ना हो ये क्या चीज होती है ये प्लेस ऑफ सप्लाई, इसलिए इसका जिक्र मैंने नहीं किया। इसको लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए जस्ट हमने अभी दो ही पार्टी ली है, सप्लायर और रेसिपिएंट। लेकिन ठीक है, रोल जो मतलब है, वो आगे हम कर लेंगे। हाँ आगे इसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई जब कवर करेंगे तब इस तरीके से हम्म। इसमें चेंजेस आएंगे, और टैक्स कौन सा लगेगा वहां पे भी फर्क आ जाएगा, और उसके साथ साथ रेसिपिएंट को उस चीज का क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी इसी पर डिपेंड करता है। इस पे दो फैक्टर डिपेंड करते हैं कि टैक्स कौन सा लगना है सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्रेडिट मिलना है कि नहीं मिलना रेसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इस पे ही डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, ठीक है सर। मतलब अगर हम कहें तो आईजीएसटी का सबसे मेन चैप्टर ही यही है। लेकिन इसका प्लेस ऑफ। इसका अभी जिक्र नहीं करेंगे, अभी हम बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं। तो इसको अगर हम जिक्र करेंगे तो मेन हमारा पॉइंट छूट जाएगा, जो हम यहाँ पे जो हमें कवर करना है। ठीक है सर। हमें अभी यहाँ पे सिर्फ इंटर और इंट्रा का फर्क हमने देखा कि इंट्रा, अगर हम्म। इंट्रा स्टेट है, सेम स्टेट के अंदर है, तो पार्लियामेंट जो कहता है वो
कहता है सीजीएसटी एक्ट बना लो, और स्टेट जो है वो एसजीएसटी एक्ट बना लेता है, और अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो वो आईजीएसटी एक्ट बनाता है पार्लियामेंट, जिसके तहत आईजीएसटी लगता है, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, सेक्शन 13। सेक्शन 13 जैसे हमने पिछला सेक्शन 2 किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये इतना नहीं है लेकिन हम इसको जान लेते हैं फिर भी। ये भी बेसिकली अगर हम बात करें तो रिलेट करता है हमारे प्रीवियस सेक्शन से। इसमें जो चेंजेस करे गए वो आर्टिकल 248 में करे गए। जो आर्टिकल एग्जिस्टिंग है उसमें क्या था वो इतना ज़रूरी नहीं है, अगर लेकिन उसमें जो चेंजेस करे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारे जीएसटी की वजह से इसमें चेंज क्या करने की ज़रूरत पड़ी, और यही आर्टिकल्स में चेंजेस क्यों कर रहे हैं वो चीज़ देखना ज़रूरी है। इसलिए हम रेलेवेंट आर्टिकल्स जो हैं और रेलेवेंट सेक्शन जो है उसमें ज़्यादा टाइम लगाएँगे, इंस्टेड ऑफ जो है सम हर एक सेक्शन 20 के 20 सेक्शन में टाइम लगाएँ। इसमें आर्टिकल 248 यहाँ पे भी पावर की बात थी। जैसे सेक्शन 240 से सॉरी सेक्शन ही निकल रहा है क्योंकि सेक्शन ज़्यादा पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 246 में हमने देखा कि आर्टिकल 246 ए ऐड करा गया जो कि पार्लियामेंट को पावर दे। यहाँ पे 248 भी पावर देता था, लेकिन ये रेज़ुडरी मतलब रिमेनिंग पावर। रिमेनिंग पावर किस तरीके से थी, इसको हल्का-सा हम कोरिलेट करते हैं कि जो एक्जिस्टिंग हमारा आर्टिकल 248 था, जो कि बात करता था रेज़ुडरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब रिमेनिंग पावर ऑफ लेजिस्लेशन। तो किस तरीके से किसको दी गई ये पावर, रिमेनिंग पावर किसको दी गई? पार्लियामेंट को। तो यहाँ पे लिखा गया पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर। जैसे हमने ऊपर पॉइंट नंबर 2 में देखा था ना, उसको एक्सक्लूसिव पावर मतलब स्टेट उसका उसका कोई पावर ही नहीं है स्टेट की कुछ उसके ऊपर कुछ कह सके। पार्लियामेंट के पास ही पावर है, पार्लियामेंट ही उसके हिसाब से अपना लॉ फ्रेम करेगी। बोल्ड राइट किसके पास था? पार्लियामेंट के पास। ऐसे ही 248 में भी सारी पावर जो है वो एक्सक्लूसिव पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास ही है टू मेक लॉ। सेम जैसे ऊपर था लॉ बनाने की पावर थी, यहाँ पे भी लॉ बनाने की पावर है, लेकिन किसकी? किसकी? ऐसे मैटर्स की, एनी मैटर नॉट कवर्ड अंडर कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट कौन-सी होती है? हमने पहले डिस्कशंस में भी कवर किया है कि कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की रज़ामंदी चाहिए। स्टेट लिस्ट कौन-सी होती है? जहाँ पे जिन मैटर्स पे, जिन एंट्रीज़ पे जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। तो स्टेट लिस्ट पे जो आइटम फ़ॉल करती हैं, वो उसमें पार्लियामेंट ने क्या करना है? उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही करना है। इसके लिए टोटल पावर किसके पास रहेगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन-सी थी? जिसके पास दोनों की दोनों थी। जिसमें दोनों के दोनों हैं, कौन से हमारे दोनों हो गए? हम कहें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रज़ामंदी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की भी रज़ामंदी चाहिए। लेकिन जो मैटर कॉन्करेंट में भी नहीं आते, स्टेट में भी नहीं आते, मतलब हम अगर कहना चाहें, समझना चाहें तो यूनियन लिस्ट के मैटर के लिए, यूनियन लिस्ट जो हमने देखी थी, हमने पिछली डिस्कशन में कवर किया था जिसमें से 8 आइटम जो है उसमें जीएसटी में तब्दील कर दी थी। तो यूनियन लिस्ट की आइटम के लिए जो पावर चाहिए, वो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। पार्लियामेंट जो है वो उसके लिए फैसला ले सकती है। तो वो पावर कौन देता है? वो पावर 248 देता है। ऊपर जो थी वो पावर किसने दी थी? 246 आर्टिकल ने दी थी। 246 ए जो है जीएसटी लगाने के लिए अलग से लाया गया। यहाँ पे 248 में कहा क्या गया? यहाँ पे जीएसटी का कोई मतलब नहीं है इस आर्टिकल में, 248 में कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसलिए फिर भी इसमें क्यों चेंज किया कि इसका मतलब जीएसटी के लिए ना रहे, इसलिए यहाँ पे साथ में डाल दिया सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था वो था नॉटविथस्टैंडिंग सेक्शन, तो वो जो आगे वाला सेक्शन है वो जो भी कहे उसका अपना वजूद है। यहाँ पे कहता है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246, 246 के अलावा, 246 के अलावा, 246 ए के अलावा अगर हम बात करें इसमें 246 ए के अलावा मतलब जीएसटी के अलावा, जीएसटी के अलावा कोई ऐसा मैटर बन जाता है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आता, जो कि स्टेट लिस्ट में भी नहीं आता, तो वो कौन डील करेगा? उसको सिर्फ पार्लियामेंट डील करेगी। मतलब कोई कोई भी स्कोप ना रह जाए, उसको पूरा कवर करने के लिए रेज़िडरी सेक्शन यूज़ होता है, और रेज़िडरी में भी क्योंकि 246 ए अलग से ऑलरेडी नोटिफाइड है, इसलिए सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246 है। क्योंकि 246 का अपना वजूद तैयार हो गया है, इसके अलावा कोई भी मैटर ऐसा बच जाए जो कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आ रहा, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आ रहा, तो उसको कौन टैकल करेगा? उसके लिए लॉ कौन बनाएगा?
उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, ठीक है? यही पे आता है सच पावर शैल इंक्लूड द पावर ऑफ मेकिंग एनी लॉ, इम्पोजिंग अ टैक्स, चाहे उसमें उसको उस पावर की वजह से टैक्स इम्पोज होना हो। तो यूनियन लिस्ट में जो जितने मैटर्स आते हैं ऑलमोस्ट सब में टैक्स पावर टैक्सेस इम्पोज होते हैं, तो वही लिखा हो, चाहे उस टैक्स को लाने उस लॉ को लाने की वजह से टैक्स इम्पोज हो, नॉट मेंशन इन आइदर ऑफ दोज लिस्ट, कोई ऐसा ऐसा टैक्स इम्पोज हो जो कि ऑलरेडी लिस्ट है ही नहीं, तो वो जो है कौन टैकल करेगा? पार्लियामेंट टैकल करेगी या हम कहें सेंट्रल गवर्नमेंट टैकल करेगी। अब हमें अगर मोटा-मोटा ध्यान में अगर माइंड में होना चाहिए इस टाइम पे, तो हमारे पास इतनी पिक्चर फॉर्म आउट हो जानी चाहिए कि 246 एक पावर देती थी पार्लियामेंट को, 246 ए अलग से जो है एक्सेप्शन लाके उसने क्या किया, उसने दोनों को पावर दे दी, उसने पार्लियामेंट को भी, स्टेट को भी पावर दे दी, क्योंकि वजह ये है कि ऐसा स्टेट कभी नहीं चाहेगी कि सारी पावर पार्लियामेंट को दी जाए, इसलिए अलग से 246 ए लाना पड़ा। वो स्टेट को अपनी पावर देती तो अपने हिसाब से एसजीएसटी बना, हम कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए जो है एसजीएसटी एक्ट के लिए अलग से 246 ए लाना पड़ा, नहीं तो अदरवाइज 246 में ही डाल देते उसको। अगर ऐसा हो सकता, अगर इनबिल्ट हो सकता, 246 ए अलग से करने का ये इसलिए था क्योंकि अलग से पावर देना बहुत ज़रूरी था उसको, अलग से उसको पावर दे दी 246, फिर भी कोई बच जाता है, वो किस में आएगा? वो 248 में आएगा और 248 में कौन डील करेगा? पार्लियामेंट डील करेगी। बढ़ें आगे। बिकॉज़ इन जीएसटी स्टेट नॉट वांट टू अलाउ ऑल पावर टू सेंटर, जितना ईज़ी हो सकता था मैंने टाइप करके लिख दिया है, बहुत टाइम लगा है इन चीज़ों को बनाने में। आगे के जितने चैप्टर कवर करे हैं, अभी सीजीएसटी के 12-13 तक चैप्टर कवर कर चुका हूँ, सब में मैंने ये कोशिश करी कि हर सेक्शन में जितना सिम्प्लिफाइड हो सके, उसको लिख दिया जाए। एक-एक चैप्टर में बहुत टाइम लगा है, उसमें ग्रीन मार्किंग करी है, जो मेन पॉइंट है सारे हाइलाइट करे हैं और जितना जो सेक्शन मुश्किल लग रहा था और या उसको ईज़ी में कन्वर्ट करना की कोशिश करी है, तो उसको इस तरीके से बॉक्स फॉर्म में जो है अलग से पेन राइटिंग के उसमें जो है मैंने कोशिश करी कि उसमें डाल दें, ताकि उसको समझने में ईज़ी हो। ऊपर मेन एक्ट हो गया और नीचे उसका सिम्प्लिफिकेशन हो गया। बिकॉज़ इन जीएसटी स्टेट नॉट वांट टू अलाउ ऑल द पावर टू सेंटर, जो अभी हमने बात करी कि सारा पावर, क्योंकि जीएसटी में ऐसा चाहती ही नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट कि ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से चले और स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो। पर्पस यही था, इसलिए एसजीएसटी अलग से फॉर्म करना था, एसजीएसटी को स्टेट्स को पावर देनी थी, तो इसलिए जो है सो दिस आर्टिकल 248 नीड अमेंडमेंट एंड रिटर्न सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246, 246 ए आना था यहाँ पे, मैंने गलती से 246 ए कर दिया, तो ठीक कर देता हूँ। 246 बीच-बीच में टाइपिंग में थोड़ा दोबारा आते हैं। चलो, हम कहाँ थे? ठीक है। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 246 ए सो दैट एक्सक्लूसिवली पावर इज नॉट हेल्ड विद द पार्लियामेंट, सिर्फ सारी पावर जो है पार्लियामेंट के पास ना जाए, इसलिए जो है रीजनिंग साथ साथ, अब रीजन अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा अगर रीजन क्लियर है। सेक्शन 4 और 5 सिमिलर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इसमें थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। आर्टिकल 249 कहता था, वो भी पावर देता था पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा जो है इन एक्ट्स के रिगार्डिंग क्योंकि गवर्नमेंट जो चला रही है, तो सेंट्रल लेवल पे है, उसके बाद ज़्यादा पावर होती है। तो पावर टू पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कौन से मैटर की? जो कि स्टेट लिस्ट पे है। ऐसा भी हो सकता है। देखो स्टेट लिस्ट के मैटर हैं और देख कौन रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा भी होता है, लेकिन वो तब होता है जबकि कुछ निर्णय जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे हों, जो कि ग्लोबल इंटरेस्ट पे ग्लोबल नहीं सॉरी नेशनल इंटरेस्ट पे जो निर्णय होंगे एंड वोटिंग रिक्वायर्ड फॉर एनी रेज़ोल्यूशन बाय द स्टेट। तो ऐसे केसेस में जो है जहाँ पे निर्णय जो है नेशनल इंटरेस्ट पे हैं, तो वहाँ पे स्टेट लिस्ट पे जो चीज़ें लिखी हैं उसकी पावर भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, ठीक है? इसमें कौन-कौन से मैटर आते हैं वो हमारे लिए इर्रेलेवेंट है, कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो नेशनल इंटरेस्ट पे आते हैं, जहाँ पे जो कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टैकल करती है। इसमें क्या चेंज है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे जो विद रिस्पेक्ट टू था, आर्टिकल 249 में जो विद रिस्पेक्ट टू था, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू, इसमें क्या किया इसके बाद डाल दिया जीएसटी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246 ए। 246 ए अभी हमने ऊपर कवर किया, 246 ए का पार्ट ए, पार्ट बी दोनों हमने कवर किए। आईजीएसटी सीजीएसटी, एसजीएसटी और दूसरे पार्ट में आईजीएसटी कवर किया।
तो अब हम इसको अगर कहें तो सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट के लिए पावर और आईजीएसटी एक्ट के लिए पावर जो कि यूज़ करी गई, तो वहाँ पे इसमें मॉडिफिकेशन करके क्या कर दिया, डील विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू, इसके बाद देखो इसको पढ़ने का तरीका ऐसे रहेगा, आफ्टर द वर्ड, इस तरीके से चेंजेस करे जाते हैं। देखो सेक्शन 4 कैसे करेगा, आर्टिकल 249 में चेंज करेगा, किस कौन से आर्टिकल, किसके आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 249 में चेंज करेगा पहले क्लॉज में, और वहां पे पहले क्लॉज में वर्ड लिखे होंगे इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू, और विद रिस्पेक्ट टू में वो क्या कर देगा, द लेटर जीएसटी, ये जो कॉमा मार्क शुरू हो रहा है ना, जीएसटी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246 ब्रैकेट क्लोज और, मतलब शेल बी इंसर्टेड, मतलब इस वर्ड के बाद जो है ये वर्ड जो है ऐड कर दिया गया, किससे, सेक्शन 4 का यूज करते हैं। सेक्शन 4 ने क्या मॉडिफिकेशन करी, विद रिस्पेक्ट टू के बाद ये चीज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ऐड कर दिया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू भी रहा और इसके बाद ये ऐड कर दिया, क्योंकि जीएसटी का वर्ड जहां जहां डलना है वहां वहां उसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल, जहां जहां आर्टिकल में जीएसटी का वर्ड डलना है वहां पे उसके रेलेवेंट जो है मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे लिख दिया डील विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू के बाद क्या बना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246 ए और अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। समझ आया, इस तरीके से जो है जब मॉडिफिकेशन होती है तो इस तरीके से उसको पढ़ना पड़ता है। सेक्शन 5 में भी सेम इसी तरीके से आर्टिकल 250 में जो है वहां पे बदलाव करा गया, और वहां पे भी आर्टिकल 250 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विद रिस्पेक्ट टू के बाद डाल दिया गया सेम वही, जीएसटी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246 ए जो है इंसर्ट कर दिया गया। ये क्या कहता था, ये जो है पावर टू द पार्लियामेंट करता है कौन से मैटर पे, वो ये भी स्टेट लिस्ट के मैटर पे, यहाँ पे कौन कौन से मैटर है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, कहीं पे इमरजेंसी लगाना पड़े, किसी स्टेट में इमरजेंसी लगानी पड़े, तो ऐसे केसेस में किसके पास डिसीजन होते हैं, वो स्टेट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिसीजन होते हैं, जो बड़े जो मेजर डिसीजन है वहां पे पावर स्टेट की पावर भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो ऐसे कुछ मेजर डिसीजन होते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट में होते हैं, तो ऐसे केसेस में वो पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहती है, वहां पे वो पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देती, क्योंकि ये नेशनल मैटर होता है। अगर कोई किसी स्टेट में कोई आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई और उस स्टेट की गवर्नमेंट उसको नहीं संभाल पा रही, तो वो एक नेशनल न्यूज़ हो जाती है, कहीं न कहीं पूरे इंडिया इम्पैक्ट करता है उससे। तो वो उसको सेफगार्ड करने के लिए ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है। केरल में फ्लड फ्लड आया, उत्तरांचल में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इन चीज़ों को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार अपने हैंड पे लेता है और वहाँ पे जो है उस सिचुएशन को टैकल करता है। सारी चीज़ सिचुएशन ऐसा नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे छोड़, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते थे वहाँ दिया, जैसे जीएसटी में राइट देना था, पावर देनी थी, दी। तो ऐसे केसेस में सारी पावर नहीं होती। सेक्शन 6 में अगर बात करें तो आर्टिकल 268 में चेंज किया गया, वहाँ पे मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन जो है उसको हटा दिया गया। ये क्या है, इस वर्ड को हमने पहले भी डिस्कशन में लिया था। हम अगर डिस्कस करें, 1 मिनट मुझे वो नोट्स खोलने पड़ेंगे पुराने वाले। अगर ध्यान है तो सेंट्रल वाली लिस्ट के अंदर इसका जो था पार्ट था। सेंट्रल वाली लिस्ट के अंदर इसका पार्ट, 1 मिनट मैं नोट्स खोलता हूँ। इसमें सेंट्रल में जो हमने देखा था कि 8 चीज़ें जो कि चेंज करी गई थी, उस 8 चीज़ों के अंदर क्या ये रहा, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन के अंदर हमने जब कवर किया था कौन-कौन सी आइटम सब्स्यूम होती हो गई, 17 आइटम कौन-कौन सी हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम करी गई। तो वहाँ पे हमने जब 17 आइटम की लिस्ट देखी थी, तो वहाँ पे एक आइटम हमने ये भी देखी थी, कौन-सी देखी थी? जहाँ पे सेकंड नंबर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, ये हमने देखी थी ना, ये कवर करी थी। तो यहाँ पे ये वाली आइटम जो थी, इस ये जो कि इसको भी जीएसटी में सब्स्यूम कर दिया। इस पे क्या लगता था? जो है सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी। स्टेट भी लगाती है एक्साइज़ ड्यूटी कई चीज़ों पे, सेंट्रल भी लगाती है। तो यहाँ पे जो लगता था इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी लगता था, और ये भी सब्स्यूम, जैसे इस 8 आइटम के अंदर है, तो ये आइटम भी सब्स्यूम कर दी। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो चेंज किया गया, दोबारा से आता हूँ जो वहीं पे, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग 268 में जो है ओमिट कर दिया गया, इसको ओमिट कर मतलब हटा दिया गया। तो अब इसके ऊपर जो है पुराना जो आर्टिकल जो लगाता था, जो एक्साइज़ ड्यूटी लगाता था इसके ऊपर, वो एक्साइज़ ड्यूटी अब नहीं लगेगी। दिस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूनियन लिस्ट, अभी मैंने आपको दिखा भी दिया।
साथ साथ रेफर भी करा दिया कि कहाँ पे यूनियन लिस्ट की एंट्री पे इसको हटा दिया गया। ठीक है, इस आर्टिकल में इतना ही है कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन को हटा दिया। अगला आर्टिकल आर्टिकल 268 ए, ये भी हटा दिया गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि पुराना हटेगा तो ही नया पावर, जो हमने स्टार्टिंग में जो हमने बात करी थी आज, वहां पे हमने क्या बात करी थी कि कौन कौन सी चीजों पे काम करना पड़ेगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाने के लिए। वहां पे हमने बात करी थी कि कौन कौन सी नई चीजें लानी है, उसमें हमने देखा 17 आइटम हटानी है, और नई कौन सी लानी है, पावर किसको देनी है, ये सारी चीजें। पावर की अभी हमने ऊपर बात करी, पावर की बात करी। अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे हटा दी। तो ये जो आर्टिकल 268 था, ये इजी फॉर्म में करने के लिए मैंने साथ साथ जो है लिख दिया है। ये जो था सर्विस टैक्स लेवी करता था, तो ये सर्विस टैक्स जो है जीएसटी में जो है तब्दील हो गया। तो सी जी जो सर्विस टैक्स है उसको भी ऑमिट कर दिया गया, उसको भी हटा दिया गया। तो आर्टिकल 268 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको हटा दिया गया। ठीक है, सर्विस टैक्स ऊपर क्या हटाया, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगना था, यूनियन लिस्ट से इसको हटा दिया। तो ऐसे ही सेम वे पे जो है आर्टिकल 268 जो कि सर्विस टैक्स लेवी करता था उसको भी हटा दिया। सेक्शन 1 जो है वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है, वो इतना रेलेवेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। 269 में कंसाइनमेंट ऑफ वर्ड था, उसको जो है उसमें चेंजेस कर गए हैं, उसमें वो इतना रेलेवेंट नहीं है जीएसटी के प्रोस्पेक्ट से, तो अभी उसको छोड़ देते हैं। यहाँ अब इम्पोर्टेंट, अगला इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आता है हमारा, वो आता है हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या करता है, अब जीएसटी लगाने की पावर दे दी, जीएसटी के एक्ट बनाने की पावर दे दी। ऊपर पावर जो दी थी, अगर रीजन याद है वो चीजें लिख रहे हो, बहुत फायदा होगा उस चीजों से, कि पावर दी गई थी वहां पे, पावर टू मेक लॉ, लॉ बनाने की, एक्ट बनाने की पावर थी। ठीक है जी, उन्होंने एक्ट बना दिया, हमने देखा। अब आज जीएसटी लगता है तो कहीं ना कहीं वो किसी एक्ट के तहत लगता होगा, तो एक्ट बना था तो बिल भी बना होगा। ठीक है, वो सारी प्रोसेस हुई। और लेकिन अब आगे, अब उस एक्ट से जीएसटी कलेक्शन होगा, अब जीएसटी कलेक्शन होगा, उसका एलोकेशन किस तरीके से होगा उसकी भी बात करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे उस तरीके से, यहाँ पे किस तरीके से उसको लेवी किया जाएगा और किस तरीके से उसको कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे उसकी बात करता है। यहाँ पे सेक्शन 269 जो है वो टैक्सेशन कलेक्शन की बात करता था, उसमें जो है एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करा गया। ये किस तरीके से काम कर रहा है, जैसे अभी हमने सेक्शन 2 आर्टिकल 246 ऊपर देखा, उसमें 246 ए ऐड किया गया, सेम इसी तरीके से 269 में जो है 269 ए ऐड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोई भी एग्जाम अगर इस तरीके का, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम या इस जीएसटी से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, थ्योरी बेस पे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। 269 ए के दो पार्ट, पहला पार्ट कहता है जीएसटी ऑन सप्लाई, एक एक वर्ड देखो, सप्लाई हम पढ़ेंगे सेक्शन 7 में बात करें, इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट, इंटर स्टेट की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट है मैंने उसको वैसे ऑलमोस्ट ग्रीन मार्क किया हुआ है। शेल बी लेविड एंड कलेक्टेड, लेवी होना, कलेक्ट होना। लेवी और कलेक्शन में देखो थोड़ा सा फर्क मैं वैसे बता देता हूँ, प्रैक्टिकली अगर हम इसको लिंक करें, तो हम जब 3B फाइल करते हैं, जीएसटीआर 3B, हम सब प्रैक्टिकल पोर्शन हमने करा हुआ है, तो हम इसलिए प्रैक्टिकल भी साथ साथ इसको लिंक कर सकते हैं, कि हम जब अपना जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो वहां पे वो लेट फी मांगता है, उस लेट फी के पे किए बिना वो रिटर्न फाइल नहीं करने देता। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी लेट फी लेवी होती है, और जब हम उसको पे कर देते हैं तो गवर्नमेंट के पास चले जाती है, वो कलेक्ट हो जाती है। लेकिन जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, तो वहाँ पे लेट फी का जो सेक्शन है, जब हम सीजीएसटी एक्ट 2017 पढ़ेंगे, तो सेक्शन 47 है जो हमारा ऊपर लेट फी इम्पोज करता है। और वो सेक्शन जो है जीएसटीआर 1 पे भी लेट फी लगाता है, जीएसटीआर 3B पे भी लेट फी लगाता है। लेकिन हम सबको पता है, जब हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो वहाँ पे वो लेट फी नहीं मांगता। हम ड्यू डेट के बाद जब जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, वहाँ पे लेट फी नहीं मांगता, लेकिन हम 3B फाइल करते हैं तो वहाँ पे लेट फी मांगता है, और 3B फाइल बिना लेट फी पे करे वो रिटर्न फाइल करने ही नहीं देता। तो इस ऐसे में क्या है, वहाँ पे 3B के केस में क्या हो रहा है, वहाँ 3B के केस में जीएसटी जो है लेट फी लेवी भी हो रही है और साथ-साथ कलेक्ट भी हो रही है। लेवी भी हो रही है, कलेक्ट भी हो रही है। लेवी कैसे हो रही है, जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं वो बता देता है भैया इतना पे करो, तो जाके रिटर्न फाइल करने दूँगा, वो हो गई लेवी। और जब तक आप पे नहीं करोगे जब तक गवर्नमेंट पे नहीं जाएगी वो रिटर्न ही फाइल नहीं होगी, तो कलेक्ट भी हो जाती है। लेकिन जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, तो क्या वो लेवी होती है? हाँ, वो लेवी होती है। उस केस में लेवी होती है। क्या वो कलेक्ट होती है? वो कलेक्ट नहीं होती।
वो कलेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेवी ही नहीं हो रही है। वो लेवी होती है, लेकिन पोर्टल में जो है इस तरीके से जो है उसको सुविधा नहीं दी गई है कि वो साथ में लेट फी माँगे। लेकिन लेट फी के इसके रिगार्डिंग नोटिसेस भी आते हैं जीएसटीआर 1 के, कि जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट ये थी, आपने इस दिन पे फाइल करी, इतने दिन की लेट फी पे कर दो। इसलिए हमें पता होना चाहिए प्रैक्टिकली, कोई हमसे पूछ सकता है कि यार जी हम उसमें तो लेट फी नहीं लग रही, कोई बात नहीं 1 बाद में फाइल कर दें। तो उसको बताना बनता है कि भैया उसमें भी लेट फी लगती है।